35 बच्चे इसके नाम और सिग्नेचर्स लगाए, वो सब फ्रॉड। जब इन्वेस्टिगेशन में ही पता चला कि वो मेरे पढ़ाए हुए तो बच्चे थे ही नहीं मेरी क्लास के, पूरे कॉलेज में उन बच्चों के नाम का कोई डेटा ही नहीं, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए थे कोर्ट में, एससी कमीशन में मेरे खिलाफ, जो सब पकड़े गए। पुलिस प्रशासन, डीयू प्रशासन सब मिले हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, सब बचा रहे हैं इस अपराधी को, क्योंकि अपराधी की जाति वो है कि जो शोषण करने वालों में से आती है। किसी एक दलित को निकालने के लिए इतना बड़ा क्राइम, और यही क्राइम किसी दलित ने किया होता, SC ST OBC किसी माइनॉरिटी के ने किया होता, सोचो ये क्राइम किसी मुसलमान ने किया होता, अभी तक क्या लिंचिंग हुई होती। कि अगर 112 दिन से दलित बेटी इतने टाइम से संघर्ष कर रही है सड़क पे, ठंड में, बारिश में, धूप में, तो वो लोग कहाँ हैं? तो जब अभी दलित की बच्ची को कुछ हो जाए या बच्चों को मर जाए, तब बड़ी बड़ी कैंडल मार्च करोगे, जंतर मंतर पे रैलियां करोगे। जब जीते जी कोई कह रहा है जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तब आप उस जगह नहीं पहुंच रहे। सब दलालों के लिए एक मैसेज है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रितु है। डॉक्टर रितु जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अब थी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 110 दिन पहले इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। इनका आरोप है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल है उन्होंने इनके ऊपर एक गलत आरोप लगा के इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। मैम, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। क्या आरोप है? आपने शायद मेरा केस ठीक से पढ़ा नहीं है। आरोप नहीं है, मैंने आरोप सिद्ध साबित कर दिया, क्योंकि जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, मैडम सविता रॉय, उसके ऊपर चार्जशीट भी जमा हो चुकी है। और 110 दिन पहले नहीं निकाला, 110 दिन से धरना चल रहा है। मुझे 2020 में निकाला था। जी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए थे कोर्ट में, SC कमीशन में मेरे खिलाफ, जो सब पकड़े गए। जो मैं कह रही थी ये झूठ बोल रही है, और कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं है। और देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया दैट यू कैन रिमूव एनी टीचर whether it is ad hoc or permanent on the basis of students feedback, but still she removed me। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ये खुद ही एक एम्प्लॉय है कॉलेज की। इसके पास वो ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि किसको निकाल सकती है। निकालने का जो अपॉइंटमेंट्स जो हैं, दे आर सब्जेक्ट टू द गवर्निंग बॉडी। जो भी रखना किसी एड हॉक को या प्रिंसिपल को भी रखना, जो गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन है, ये उनका एक गवर्निंग बॉडी होती है हर कॉलेज की, उनका डिसीजन होता है। ये जो एड हॉक को रखा जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोई प्रक्रिया नहीं होती, वर्कलोड के हिसाब से होता है। बहुत सारा वर्कलोड है, आप रख सकते हो एक कम टाइम के लिए। वो भी यूनिवर्सिटी रूल फ्लाउट कर रही है। कितने इतने 10-10, 15-15, 20-20 साल से लोग एड हॉक पढ़ा रहे हैं। ये कहीं बायलॉज, कहीं रूल में नहीं है, आप नहीं रख सकते इतना लंबा टाइम तक एड हॉक। लेकिन सिर्फ शोषण करने के लिए, कि एक अपना दबदबा बना रहे, और किस तरीके से एड हॉक को प्रताड़ित करके कभी भी मनमर्जी से ऊपर नीचे पटक दिया जाए, इसलिए एड हॉक रखते हैं प्रिंसिपल्स, जो ये चेयरमैन्स वगैरह होते हैं। बट एड हॉक का अपॉइंटमेंट, एड हॉक को रखना और निकालना, या किसी भी टीचर को रखना और निकालना, ये गवर्निंग बॉडी चेयरमैन का काम होता है, गवर्निंग बॉडी और उसकी चेयरमैन। तो पहली बात तो, पहला इलीगल काम तो ये किया कि मुझे हटाया। इनकी पावर ही नहीं थी, क्योंकि ये खुद एक एम्प्लॉय है, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ कॉलेज की। दूसरी चीज़, MHRD और MHA की क्लियर कट गाइडलाइन थी ड्यूरिंग कोविड सेटल लॉ, जिसको आप वो नहीं कर सकते, फ्लाउट नहीं कर सकते, जिसमें लिखा था कि एक एडहॉक एम्प्लॉय को एडहॉक से आप रिप्लेस और रिमूव नहीं कर सकते अनलेस इट इज़ अ परमानेंट वैकेंसी। अगर परमानेंट वैकेंसी निकलती है, परमानेंट अपॉइंटमेंट पे, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने आए, 1000 लोग आए, मेरी पोस्ट थी जिस पे मैं एडहॉक पढ़ा रही थी, वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई, 1000 लोग इंटरव्यू देने आए, उसमें से जो भी हुआ, सिलेक्शन कमेटी बैठी, उसका कर दिया, तब जाके एडहॉक हट सकता है। ऐसा कोई वो रूल नहीं है। बट सब मेरे केस में सारे रूल्स बंद वो करके हमें हटाया। और जब मेरे केस में FIR दर्ज हुआ, 1 साल लग गया FIR दर्ज होने में। SC ST एक्ट के अंदर जब FIR दर्ज हुई, और जो मैं कह रही थी कि ये झूठ बोल रही है, ये फ्रॉड कर रही है, वही हुआ जब IO, SC ST केस में अगर आपको पता हो तो ACP रैंक का IO होता है इन्वेस्टिगेशन। तो ACP साहब ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला जो 35 बच्चे, एक तो जो झूठी चिट्ठी लगाई थी वो एनोनिमस, जिसके पीछे पहले कोई बच्चे का नाम नहीं था, कोर्ट में लगाया, जो वो चिट्ठी फ्रॉड निकली। उसके बाद जो 35 बच्चे इसके नाम और सिग्नेचर्स लगाए, वो सब फ्रॉड। जब इन्वेस्टिगेशन में ही पता चला कि वो मेरे पढ़ाए हुए तो बच्चे थे ही नहीं मेरी क्लास के, पूरे कॉलेज में उन बच्चों के नाम का कोई डेटा ही नहीं है। तो कहीं और के बच्चे थे? मुझे क्या पता कहीं और के थे या नहीं थे, वो तो पता करना चाहिए, वो तो चलेगा जो प्रोसेस होगा। जब बच्चे कॉलेज के है ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से आए? वो सिग्नेचर्स आपने किए, किसी से करवाए, किसी एक दलित को निकालने के लिए इतना बड़ा क्राइम, और यही क्राइम किसी दलित ने किया होता, SC ST OBC किसी माइनॉरिटी के ने किया होता, सोचो ये क्राइम किसी मुसलमान ने किया होता, अभी तक क्या लिंचिंग हुई होती। तो जब इतना बड़ा किसी ने क्राइम किया है, और हम ऐसे नहीं बैठे कि हमने बस क्या कहते हैं, FIR हुई है, मेरे साथ शोषण हुआ, मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि अपराधी पे चार्जशीट जमा है। और SC ST एक्ट के अंदर जब चार्जशीट जमा होती है किसी पे, पहले अरेस्ट किया जाता है,
बाद में चार्जशीट कोर्ट में देते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जशीट दे दी कोर्ट में, क्योंकि पुलिस प्रशासन, डीयू प्रशासन सब मिले हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, सब बचा रहे हैं इस अपराधी को, क्योंकि अपराधी की जाति वो है कि जो शोषण करने वालों में से आती है, और सब मिलके उसको बचा रहे हैं, क्योंकि चड्डी गैंग की है, आरएसएस वालों की है, इसीलिए सारे एक साथ हो जाओ ताकि मैडम को बचा लिया जाए। लेकिन जब इसीलिए मेरा सड़क पे आना क्यों था, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रतन लाल, ये भी प्रोफेसर है सविता रॉय, रतन लाल भी प्रोफेसर है, सेम ही है, बल्कि उनका डेजिग्नेशन रतन लाल जी का, उनकी किताबें, उनकी पब्लिकेशंस, उनका रुतबा इससे बहुत ऊपर है। ये तो चिंदी है, उनका जो जो काम वो कर रहे हैं, जितनी किताबें, आपकी पहचान कैसे होती है, आपने कितने आर्टिकल, एक एकेडमिशियन का क्या है, तो उनकी किताबें देखो, किस किस जर्नल में उनका पब्लिकेशन हुआ है। उन्होंने विदेश जाना था, यूनिवर्सिटी उनका विदेश जाना रोक देती है, उनको प्रमोशन था, उनका एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना था, यूनिवर्सिटी ने उनका प्रमोशन रोक दिया। क्यों? क्योंकि जब एसोसिएट से आप प्रोफेसर बनोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, डेजिग्नेशन बढ़ता है, रिकग्निशन बढ़ता है, तो वो जो होना था रोक दिया। जब उन्होंने रीज़न मांगा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कि रीज़न बताओ मेरा प्रमोशन क्यों रोका, तो यही यूनिवर्सिटी जिन्होंने इस अपराधी को प्रोटेक्ट किया है, रतनलाल जी को कहती है यूनिवर्सिटी लिख के, कॉलेज, कि आपके ऊपर एफआईआर है, इसीलिए आपका प्रमोशन रोक रहे हैं। जस्ट एफआईआर। और यहाँ एग्जैक्टली सुनिए, और दूसरा चीज, यहाँ पे मेरे केस में स्पेशल एक्ट होता है, HC एक्ट, उसके अंडर एफआईआर है, और इसी ऐसी धाराओं में चार्जशीट जमा हो चुकी है मैडम पे कोर्ट में। हम लिख के लगाया, पढ़ लीजिए धारा है, किसी धारा में 2 साल की सजा है, किसी धारा में 7 साल की सजा है, लेकिन फिर भी कार्यरत है, कुर्सी पे है, सारे पे एंड पक्ष उठा रही है, मौज कर रही है, तो हम कहाँ जाए? हमारा क्या अस्तित्व है इस यूनिवर्सिटी में? तो सड़क ही बची ना, उसके बाद भी हमें काटा जा रहा है। रतनलाल साहब, फिर लक्ष्मण यादव जी, कौन सा लक्ष्मण यादव पे मैं आने ही वाला था, अभी हाल में उनकी भी बचा है? हाँ, क्या बचा है हमारे पास जी? लक्ष्मण यादव नहीं आए आपसे? बिल्कुल आए, आते हैं। वो मेरे प्रोग्राम से क्या कहा उन्होंने, वो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, वो जो भी है उनका कितने इलीगल तरीके से 14 साल की नौकरी 14 मिनट में ले ली, क्योंकि उनका गुनाह भी यही था कि उनके लिहाजे में, जैसे वो कहते हैं, जी हजूरी नहीं थी, बस यही उनका कसूर था। उन्होंने भी मूवमेंट्स खुल के लीड करी हैं यूनिवर्सिटी में, हम सब ने, मैं, लक्ष्मण यादव जी हमेशा हर मूवमेंट को लीड करते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी में रोस्टर का, इवन कि लक्ष्मण यादव जी जब पढ़ा रहे थे तो मैं स्टूडेंट थी यहाँ पे, तो मैं तो उनको उस चीज़ से भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट ही हूँ उनकी, तो जिस समय वो पढ़ाते थे, तो उनका एक्सपीरियंस 14 साल इस यूनिवर्सिटी को देने के बजाय 14 मिनट के इंटरव्यू ने डिसाइड कर लिया अब ये पढ़ाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माफ़ी झुका नहीं, वो उसने कभी बिना गलती के माफ़ी नहीं मांगी, उसने सरेंडर नहीं करा। वो अंबेडकर को पढ़ाते थे, वो जागरूक कर रहे थे, वो समझा रहे थे सही और गलत में फ़र्क। तो यही उनका हमारा उनका सोशल मीडिया भी हमने देखा है, वो काफ़ी मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा बोलते थे। तो क्या यार, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं, गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं हम, हमें मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे ना मैम? देखिए, जो कह रहे हैं, चलो आपके माध्यम से मैं क्लियर कर रही हूँ ना, अब उस कुर्सी पे चाहे आप किसी बंदर को बिठा दो, चाहे किसी और नेता को बिठा दो, चाहे गाय को बिठा दो, चाहे आप किसी XYZ को बिठा दो, अब कुर्सी से सवाल होंगे ना, जो उसके ऊपर बैठा उससे सवाल थोड़ी होंगे। प्रधानमंत्री हो गया, या राष्ट्रपति हो गया, या CM हो गया, या XYZ जितने भी उनके नीचे आ गए, सवाल तो जो डेजिग्नेशन उससे हो रहा है ना। B, आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम क्या, आज नरेंद्र मोदी जी की बात ले लो, उनको मीडिया पॉपुलर करेगी, लेकिन हमारे लिए नरेंद्र मोदी एक सिंपल साधारण पर्सन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब उस पद पे, उस कुर्सी पे बैठा है, तो सवाल तो आप उसी से करोगे कि गलत नीतियां क्यों बनाई, संविधान की हर चीज को बदला क्यों जा रहा है, SC एक्ट को डिलीट क्यों करा जा रहा है, दलितों के लिए खड्डे क्यों खोदे जा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन जैसी पॉलिसी यूनिवर्सिटी में क्यों लाई जा रही है, एडहॉकिज्म खत्म क्यों किया जा रहा है, उसके बाद सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों किया जा रहा है, तो सवाल करोगे ना। तो सवाल हम कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है कि भैया सारे आधे दलितों को तो तुमने शामिल कर लिया अपनी गैंग में, उस दलित से खतरा नहीं है, उस आदिवासी, उस OBC से खतरा नहीं है, जो वहां जाके दरियां बिछाता है शाखाओं में, जो पत्तल चाटता, तलवे चाटता, जो बुक्का गैंग जा जाके उनको बुक्के देने, उनसे खतरा नहीं है। हमसे खतरा इसलिए हम सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं जो हमारे विरुद्ध आती है, और जब हम विरोध करते हैं कि ये खतरनाक है, इससे SC ST के बच्चों को खतरा है, इससे क्या खतरा है, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब आपने स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स कर दिए, आपने ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी, जिसमें आपने कहा कि अगर आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो 1 साल का डिग्री कोर्स करो, चले जाओ। आप समझना, अब क्या डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल,
अन्य ऐसे प्रोफेसर ना बोले, मैं जागरूक नहीं करूं अपने बच्चों को, मैं ये बताऊं नहीं कि देखो अगर तुम नहीं बोले तो ये चाहते हैं, क्योंकि कौन ड्रॉप आउट करेगा? ड्रॉप आउट वो करेगा जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा, ड्रॉप आउट वो करेगा जिसका बाप कुआं खोदता है सुबह और शाम को पानी पीता है, उसको बीमारियां लग सकती हैं, कोविड हो गया, माँ बाप मर गए, या परिस्थितियां ऐसी है कि माँ नहीं रही या बीमार हो गया, तो वो गरीब बच्चा, दलित आदिवासी का खासकर जिनके पास कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है वो अगले साल नहीं पढ़ेगा, उसको 1 साल का कोर्स देंगे, दफा हो जाओ, चलो गेट आउट, नेक्स्ट चलो गेट आउट, ये पॉलिसी। अब हम जैसे लोग समझ गए, हमने लोगों को जागरूक किया। अब यूनिवर्सिटी को कैसे, ये समझने की ज़रूरत है आप सबको, जो आप भी बैठो, यूनिवर्सिटी को सरकारें कैसे देखती हैं। अब मैंने जो डिग्री करी है, अगर मैं अपनी चलो पीएचडी की बात करती हूँ, पीएचडी की साल की फीस, 1 साल की फीस मेरी है 4,000 रुपये थी या 3,000 रुपये, 4 साढ़े 4 के बीच में। अब आज आपको सेम यही डिग्री लेनी है, या किसी को मास्टर्स डिग्री लेनी है, या किसी को ग्रेजुएशन करना है, आने वाले टाइम पे देखना आप, आज से 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद मैक्सिमम, यही डिग्री आपको लाखों में नहीं मिली ना, तो मेरा नाम बदल देना आप। ये है, सुनिए कैसे, वही डिग्री आपको 6-6 महीने का 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे पैसे उस डिग्री को लेने के लिए। कहाँ से दोगे? क्योंकि जो ये सरकारें हैं ना, वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी देख रही है कि लाखों के हिसाब से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये में डिग्री ले रहे हैं। इसका तो एग्जाम भी होता है ना, आपको एंट्रेंस एग्जाम। सुनिए, अरे भैया हम बात नॉर्थ की कर रहे हैं, आप वेस्ट ला रहे हैं। आप पहले बात तो सुनिए, एंट्रेंस कहाँ गया? आप बोलने ही नहीं दे रही है मुझे। मैं बाद में, पहले मैं आपको ज्ञान दूंगी, पहले आपको ज्ञान दूंगी, सुनो, मैं बोलने नहीं दूंगी, पहले आप मेरी बात पूरी होने दें, ताकि आपके चैनल के जो माध्यम से सुने उनको पता चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या गुंडागर्दी हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, हम बताना चाह रहे हैं कि जब वही डिग्री उनको महंगे चीज़ों में मिलेगी, दलित का बच्चा आएगा पढ़ने, आदिवासी का बच्चा आएगा पढ़ने, है हमारे पास 3-3 लाख रुपए नहीं है हमारे पास, तो ड्रॉप आउट रेट किसका हुआ? हमारे बच्चों का हुआ। अब इसको लिंक करो कि हम लोगों को क्यों निकालना है, क्योंकि हम तो बताएंगे ना कि जो भी डेटा है 13,000 बच्चे 2018 के बाद से SC ST के ड्रॉप आउट हुए हैं, किन्होंने छोड़ा है स्कूल विश्वविद्यालय, 13,000 बच्चे, आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं SC ST के बच्चे। तो ये चीज़ मैं जब बताऊंगी, ये चीज़ जब हम सबको बताएंगे, तो डॉक्टर रितु यूनिवर्सिटी में नहीं रहनी चाहिए, ये तो दलित आदिवासी को जागरूक करिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं रहने चाहिए, ये तो जागरूक कर रहे हैं, बच्चे बोलेंगे सब, इनको पहले निकालो। अब समझे लॉजिक, क्या लॉजिक था? ठीक है, चलिए, अगर इससे, लेकिन आपसे मुलाकात करने के लिए मनोज झा आए, जिग्नेश मेवानी आए, और कोई नहीं आए विपक्ष की तरफ? और कौन? बहुजन समाज तो आ ही रहा है, जो विपक्ष है हमारा, जो कांग्रेस की तरफ से। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, उनकी पार्टी की नहीं हूँ, है ना, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। और आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, मैं चाहती हूँ जाकर पूछें। हाँ पूछिएगा, मेरे को तो सबसे उम्मीद है, मेरे को तो सबसे उम्मीद है, मैं तो चाहती हूँ सब एक हो जाए। अगर आपको बड़े चोर को देखना है, बड़े चोर को दुनिया, ये आपका जो प्रदर्शन है ये कुछ दिनों का तो है नहीं, 112 दिन बहुत लंबा दिन होता है, और ये इतने दिनों से समाज समझ, लोग समझेंगे, देश समझेगा, खासकर हमारा जो बहुजन तबका है वो समझेगा कि जो दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते हैं, जब राजनीति होनी है तो दलित के घर खाना खाना है, जब इलेक्शंस पास में आने हैं तब। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जातीय समीकरण का मुद्दा बहुत ज़ोर से चल रहा है, जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो वहाँ पर जातीय समीकरण का मुद्दा बहुत ज़ोर से मंचों से बोला गया, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। 2 सवाल आपके अलग अलग हैं। पहला सवाल तो आपका कि वो लोग यहाँ नहीं आए, दूसरा सवाल आपका ये है कि जातीय जो भी इस कास्ट सेंसस का मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे अब कास्ट सेंसस का मैटर चल रहा है, यहाँ पे मैटर चल रहा है इंसाफ का, यहाँ पे मैटर चल रहा है कि भैया जिन्होंने गलत किया उसके खिलाफ पूरा एक समाज आके बैठ गया है, और उसमें खाली आज आपने देख लिया कि एक खाली दलित की बच्ची नहीं है, एक जिस OBC समाज के लक्ष्मण यादव जी भी आ गए, तो पूरे बहुजन तबका एक तरफ सफ़र कर रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि जितने भी लोग हमारे नाम पे डंका बजा रहे हैं, जितने भी लोग 14 अप्रैल को बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ाते हैं बाबा साहब की फ़ोटो पे, फूल अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं 6 दिसंबर को, आज उनका असली चेहरा एटलीस्ट हमारा समाज तो देख रहा है, लोग तो देख रहे हैं कि अगर 112 दिन से दलित बेटी इतने टाइम से संघर्ष कर रही है सड़क पे, ठंड में, बारिश में, धूप में, तो वो लोग कहाँ हैं? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आई विश ये वीडियो वो भी देखें और फिर जनता उनसे सवाल करे कि जब वहाँ पे आप जब मरने की राजनीति करते हो, जब अभी दलित की बच्ची को कुछ हो जाए या बच्चों को मर जाए, तब बड़ी बड़ी कैंडल मार्च करोगे, जंतर मंतर पे रैलियां करोगे, जब जीते जी कोई कह रहा है जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, तब आप उस जगह नहीं पहुंच रहे। तो सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। अगर आपको मिलेंगे तो सवाल करना कि भाई साहब ये राजनीति कैसी है कि दलित खाली वोट बैंक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो जाति को लेकर के जो भेदभाव चल रहा है, तो इसको मतलब आप
खुद एक प्रोफेसर रह चुकी हैं, तो इसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है इनको। एक जो हम कर रहे हैं ये तरीका है चेंज करने का, इसी तरीके से असर्ट करके, इनको एक्सपोज करके, एक होकर। मैं कह रही हूँ ना, हमें किसी के बैनर की, किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी संख्या बल इतना, अगर हम ही खुद एक हो जाए तो इनको तो हम 10 मिनट के अंदर आईना दिखा दें, 10 मिनट नहीं लगेंगे। क्योंकि हमें नफरत किसी विशेष जाति से नहीं है। जो कुछ लोग जिनके अंदर वो मनुवाद घुसा हुआ है, जिनके अंदर वो घृष्ट गंदी मान सकता है कि ये लोग कैसे ऊपर उठ रहे हैं, हम तो इनका शोषण करते थे और इन लोगों के पास आज अच्छे कपड़े कैसे हैं, ये अच्छे से बोल कैसे रहे हैं, हमसे सवाल करेंगे ये लोग वो हैं। तो जब ये जो लोग हैं, ये जो दो डिविजन्स हैं, इनकी आपस में लड़ाई है। और उन जो वो बहुत छोटे से लोग हैं, इतनी सी मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि वो मुट्ठी भर भी एक है और हम इतने होने के बावजूद भी एक नहीं हो रहे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे होते हो, आते हो, बात करते हो, एक आपको फीलिंग आती है कि हाँ, बहुजन समाज भी कुछ, दलित समाज भी कुछ कर सकता है एक होकर। ये मूवमेंट ही उस चीज़ को बदल पाएंगी और यही चेंज ला पाएंगी और यही आने वाले बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में, उनका अस्तित्व मेंटेन करके रखेंगी। आप कह रही हैं कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, तो आपको नौकरी में वापस नहीं जाना है। जिन्होंने आपको निकाला है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, वही आपके लिए न्याय होगा? बिल्कुल, सबसे पहला तो यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो जेल में जाए। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का मतलब ये है कि जो दलाल यहाँ पे आ रहे थे, जब से हमने ये धरना लगाया, हज़ारों ऑफर्स आई। मुझे क्या, मेरे वकील तक पहुँच गए। किसी भी कॉलेज में बोलो, जहाँ बोलो नौकरी मिल जाएगी, जिस भी कॉलेज में। और मुझे तमाम कॉलेजेस से मेल भी आए, टॉप कॉलेजेस के ईमेल्स भी आए। मेरा स्क्रीनिंग हुआ तो उसमें आए, तो उसके बाद फिर दलाल यहाँ पे आए कि वहाँ इंटरव्यू हो रहा है, आप दें, आपका समाज कुछ नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा। समाज मतलब अपने ही समाज के कुछ लोग थे उनमें बोलने आने के लिए कि ज़्यादा देर तक कोई साथ नहीं देगा, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है, आपको इतना सब मिलेगा, आप अच्छे से कुछ पढ़ें, बाहर जाएं, विदेश कुछ अच्छा करें। तो इसीलिए भाई साहब, उन सब दलालों के लिए एक मैसेज है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। यहाँ पे सवाल उन चंद पैसों का नहीं है, नौकरी का नहीं है। और मुझे ये नौकरी देने वाले होते कौन हैं? मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर मेरिट है। मुझे जिस दिन नौकरी चाहिए, पैसे की अगर बात है तो डॉक्टर रितु सिंह प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकती है। डॉक्टर रितु सिंह अपना क्लिनिक खोल के, साइकोलॉजिस्ट हूँ, कहीं पे भी खोल के पैसा कमा सकती है, कोई रिसर्च कर सकती है। मेरे लिए कोई ऑफर्स ऑप्शंस कम है। मैं इतनी सशक्त हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डिग्री करी है। मेरे को कहीं पे भी पैसा कमाना है तो आई हैव टू मैनी ऑप्शंस विद मी। बट इस समय बात अपने अस्तित्व की है। जब बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मान सम्मान की लड़ाई की आती है ना, तब ये बहुत चीज़ें छोटी रह जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने भी संघर्ष में मेरे साथी मेरे साथ हैं, जिनको आप अमूमन मेरी प्रोफाइल पे देखते रहते हो, हम सब एक सोच के, हम सब उस इनकलाबी सोच के हैं कि किसी का भी निजी स्वार्थ सामने नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, हम भूखे भी रहे हैं, हमारी टीम भूखी भी सोती है रात को, लेकिन कोई भी 1 इंच हिलता नहीं है। जब ये जज्बा क्लियर हो जाता है ना, पता नहीं अम्बेडकर साहब कितनी रातें भूखे सोए होंगे। पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, चारों बच्चे खत्म हो गए उनके, फिर भी डटे रहे, लड़े, खड़े रहे। हमारे जैसे गद्दारों के लिए उन्होंने हमारी किस्मत बोल के नहीं, लिख के बदल दी संविधान के अंदर। शर्म आती है हमें कि आज के लोग हमारे समाज के पे बैक टू सोसाइटी कहता वो एक मसीहा चला गया, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी समझा पे बैक टू फैमिली। अच्छा, मैं खा रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ जाए, हार्वर्ड में जाए, ऑक्सफोर्ड में जाए, ये करें, मेरे बच्चों को कोई कमी ना आए। ठीक है, वो तो एक इंस्टिंक्ट है, माँ बाप को एक दर्द होता है क्योंकि आपके अंदर से आई औलाद है। लेकिन बाबा साहब की तो वो औलादें थी जो 4-4 गई। और अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो हम अब किसी को नहीं कोसेंगे, हम वो परिवर्तन खुद लाएंगे। और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मेरे साथ दिन रात यहाँ रहते हैं, वो सब एक सोच के, वो सब उस इनकलाबी सोच के कि अब बदलाव हम ही लाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आपके साथ अगर विपक्ष साथ खड़ा होता आपके, या चाहे मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का भी फ़ोन भी नहीं आया? मुझे क्यों फ़ोन करेंगे वो? ये बात आप उनसे जाके पूछो भाई, मैं तो अभी बोल के, हाँ पूछिएगा। यही चीज़ है ना, जब आप पत्रकार हैं, आपसे नहीं मिल रहे तो मेरी क्या औकात है। और हमारे समाज में क्या है ना कि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल सेट कर दिया है। हमें नहीं पता कि वो प्रोटोकॉल क्या है, उनके तक कैसे पहुंचना है। अब मेरे लिए अगर मनोज झा जी इतने बड़े सांसद हैं, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया मेरी वीडियोस देखकर, और वो मैंने उन्हें मैसेज बहुत टाइम पहले किया था, बहुत सारे हमारे लोग लगे हुए थे अप्रोच करने के लिए, बट उनका अपनी तरफ से इनिशिएटिव आया और उन्होंने ये कहा कि मेरी माता जी की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है, जैसे ही ठीक होती है मैं आता हूँ, और वो अपने आप आए। तो अब ये चीज़ है कि उनके साथ तो बातचीत एक फ़ोन पे होती है। अब हमारे वाले जो है उनका प्रोटोकॉल इतना हाई है, हमें पता ही नहीं जाना कैसे है, पहुँचना कैसे उन तक।
तो ये सवाल आप उनसे पूछेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं इन चीज़ों का कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। हम बैठे हैं, हम अडिग अटल है। जो संविधान ने उनको ताकत दी वही संविधान हमें भी ताकत देता है कि खुलेआम प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, यही आपकी सड़क, आपकी ताकत है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो आ जाए तो ऑब्वियसली हमें और बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, समाज इकट्ठा हो जाएगा, समाज के अंदर एकत्व का भाव और जाग जाएगा। ये तो उनको सोचना है ना।